हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, कभी कभी हम एक सेंटेंस सुनते हैं, लगातार हम अलग अलग लोगों से ऐसे एक वाक्य को सुनते हैं कि उनका कहना है कि सर ठीक है, आपने हमको ये चीज़ें बता दी, अब हम इस चीज़ को कल से स्टार्ट करेंगे। कल कभी नहीं आता भाई। मतलब अगर आपको कुछ करना है तो आप आज से ही करिए, अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो आप आज से ही करिए। अगर आप कल के भरोसे बैठे हैं तो यकीन मान के चलिए कि वो काम कभी भी शुरू नहीं हो पाएगा। तो अगर आप स्टार्ट भी करते हैं और कल पर टालते रहते हैं तो वहां पर समस्या बनी रहेगी। इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो लाइन है वो ये कि कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है। तो कामयाबी तक पहुंचना है तो ये कल से करेंगे वाली चीजें जो है ना, इसको आप छोड़िए और शुरुआत करिए आज से। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी के साथ में मैंने आपसे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। यहाँ पर बोल रहा है कि इन अगस्त 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूएसडी स्टेबल कॉइन की, तो अभी हाल ही में अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपको ये पता चला होगा कि यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन जो है वो जारी किया है, लॉन्च किया है किसने? एक कंपनी है जिसका नाम है पेपल। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है पेपल। अब यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन जो है वो आखिर है क्या? तो इसकी जब मैं बात करता हूं तो ये है एक क्रिप्टो करेंसी। राइट, ये क्या है? ये है एक क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार की? आप नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि सर इस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट होने की संभावना बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में बहुत, मतलब प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन प्रॉफिट जो अमाउंट होगा, जो रिटर्न मिलेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन डाउन होना या गिरना या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई ही रहती है। तो ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाले केस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेपल के द्वारा ये बोला गया कि जो यूएसडी स्टेबल कॉइन जो हम जारी कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इसको जारी करें और इसमें थोड़ा सा स्थायित्व जो है वो प्रदान करें। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो क्या किया जा रहा था, पेपल के द्वारा जो यूएस स्टेबल कॉइन जारी किया गया है उसके बारे में बोला गया। एम क्या है इसके? इसके अगर उद्देश्य की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका एम ये मानकर चल रहे हैं, बनाकर चल रहे हैं कि भाई जो हम पेमेंट करते हैं और जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो पेमेंट एंड ट्रांसफर में हम क्या करें, इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दें। बात समझ में आ रही है? तो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसमें? पेमेंट करने में, ट्रांसफर करने में हम क्या करें? क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दें, स्टेबल कॉइन को बढ़ा दें। इसके लिए पेपल ने क्या किया है? इसको जारी किया है। पेपल की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दिसंबर 1998 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दिसंबर 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो याद रखिए कहां पर है? वो है कैलिफोर्निया में। बात समझ में आ रही है? तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने जारी किया है? यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन जो है वो जारी किया है पेपल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पेपल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि आज जो हम हमारा सेशन है उसका जो पहला क्वेश्चन है आखिर वो क्या पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको आप जीएसआई के नाम से जानते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसके वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डेक्रियोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? देखिए, हम ये किस्सों में देख रहे थे, अलग अलग प्रकार से मूवीज में देख रहे थे, है ना, और हम ये देख रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं इनके जो अंश हैं, कहीं ना कहीं इसके जो अवशेष हमको मिल रहे थे वो भारत में भी अलग अलग जगहों में पाए जा रहे थे। तो लगातार जो जीएसआई है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर काम करता है, वो अलग अलग चीज़ों की खोज जो है वो करता रहता है, जिसके माध्यम से अभी हाल ही में उसको क्या मिला है? तो उसको अभी ऐसे डायनासोर के पुराने जीवाश्म अवशेष
मेडल्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जो क्या है लंबी गर्दन वाले हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ उसी प्रकार का है। तो ये कहाँ पर मिला है, तो याद रखना है आपको, ये मिला है जैसलमेर में। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे ये पूछा कि भाई कहाँ पर मिला है, तो वो मिला है जैसलमेर में। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर ये जीएसआई जो है वो आखिर है क्या, कब इसको फॉर्म्ड किया गया? तो याद रखिए कि 4 मार्च 1858, क्या माफ करिए 1851, 4 मार्च 1851 क्या है जीएसआई का इस्टेब्लिशमेंट। बात समझ में आ रही है? तो जीएसआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? ये हुआ है 4 मार्च 1851 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। बात समझ में आ रही है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। दूसरी चीज इसमें अगर हम याद रखें तो इसका काम क्या होता है, तो याद रखना है कि नेशनल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और जो मिनरल रिसोर्स हैं उन मिनरल रिसोर्सेस का मूल्यांकन करना। तो क्या क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका काम क्या है। इसका काम है नेशनल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ठीक है, कलेक्ट करना, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो ये भी देखता है कि भाई कंट्री में कितने मिनरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, कितने खनन से संबंधित संसाधन जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनका मूल्यांकन करना। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखेंगे कि जीएसआई जो है 4 मार्च 1851 में स्टैब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसके काम क्या हैं, तो इसका काम है कि नेशनल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक कलेक्ट करना और साथ ही साथ मिनरल रिसोर्सेस ऑफ कंट्री जो हैं उनका मूल्यांकन करना, उनकी समीक्षा करना। बात समझ में आ रही है? अब बोले कि सर अगर हम ये देखें कि ये प्रजाति मिली है, इसका अगर हम देखें कि जीवाश्म जो हैं उसके अवशेष मिले हैं, इससे फायदा क्या होगा? देखिए इससे फायदा ये है कि हमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि कहीं ना कहीं भारत में, है ना, इस जीवाश्म के मिलने से अलग अलग तरीके से डोमेस्टिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं हम इस बात की पुष्टि कर पा रहे हैं कि भारत में डायनासोर की प्रजाति जो थी वो पाई जाती थी। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखेंगे। क्लियर? तो आप ये याद रखेंगे कि भाई इस बात की इससे पुष्टि हो रही है इन जीवाश्मों के मिलने से कि भारत में डायनासोर की जो प्रजाति थी वो पाई जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें। द 132 एडिशन किसका? डूरंड कप का। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इससे बोल रहा है कि 132 एडिशन ऑफ डूरंड कप स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डूरंड कप का 132वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ है? तो अगर मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ तो याद रखिए कि ये 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त से। कहाँ पर? कोकराझार। और कोकराझार है कहाँ? वो है असम में। बात समझ में आ रही है? तो 5 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है कोकराझार में। अब अगर बात करते हैं कि सर ये जो गेम या चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है इसका इनोग्रेशन किया किसने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अगर पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने किया है। ये किया है राजनाथ सिंह जी ने। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? वो किया है राजनाथ सिंह जी ने। बात समझ में आ रही है? दूसरा इसमें एक चीज आप याद रखिए कि सर इस कप की शुरुआत जो है, इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है वो कब से की गई थी? तो याद रखिए कि 1888 से इसको स्टार्ट किया गया था। और किसके कहने पर, किसकी याद में इसकी शुरुआत की गई? तो स्टार्टेड फ्रॉम 1881। उनका नाम था, नाम आप जरूर याद रखें, है ना, सर हेनरी
मेर्रिमर डूरंट। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए। अगर आपको ये पूरा नाम नहीं याद रहता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, सर हेनरी डूरंट। सर हेनरी डूरंट की याद में ही ये शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हेनरी डूरंट जो थे, ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये एक बीमारी से सफ़र कर रहे थे और इनका इलाज चल रहा था। बात समझ में आ रही है? और जब इलाज चल रहा था तो उस टाइम ड्यूरेशन पे ये फिजिकल एक्टिविटी की बात करते थे। ये बात करते थे कि यार फिजिकल एक्टिविटी जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने एक चैंपियनशिप जो है उसकी शुरुआत की और उन्होंने बोला कि भाई कुछ खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हम उस पर कुछ क्या करेंगे, पुरस्कार प्रदान करेंगे जिससे लोगों में उस चीज़ की जागरूकता हो, अवेयरनेस आए और वो उस एक्टिविटी के लिए प्रेरित हो। तो इसीलिए उनके नाम पर क्या रख दिया गया, ये कप का नाम रख दिया जिसको डूरंट चैंपियनशिप या डूरंट कप के नाम से आप जानते हैं। किस गेम से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि आखिर ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। बात समझ में आ रही है? ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से, है ना। देखिए पहले इसमें एक चीज़ और, हमने डूरंट कप से रिलेटेड, क्योंकि अभी लास्ट मंथ भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था और वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो डूरंट कप है ना, ये पहले जब स्टार्ट किया गया था तो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में खेलने के लिए। तो मेनली ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था, पहले वो स्टार्ट किया गया था सैनिकों के बीच, है ना। वो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, सैनिकों के बीच। और बाद में फिर अगर हम बात करते तो बाद में बाकी लोगों के लिए भी इसको अलाउ कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि डूरंट कप का 132वां संस्करण जो है वो किस शहर में हो रहा है, वो हो रहा है कोकराझार में। और वो कहाँ पर है, वो है असम में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंस 1881, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल, है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिक्स देशों के 7वीं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो हुई है। अब ये पूछ रहा है कि वो कहाँ पर हुई है, तो ये मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई है, वो साउथ अफ्रीका में हुई है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो ब्रिक्स है ये नाम आखिर पड़ा कैसे, ये जो ब्रिक्स है ये किन किन देशों ने इसका स्थापना की, किन की कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि 16 जून 2009 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ फिर इसके ऑब्जेक्टिव को बताता हूँ कि जैसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके मेंबर कहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इस मीटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये मीटिंग जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ में काम करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 16 जून 2009 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 16 जून 2009 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, है ना। और तीसरी चीज इसमें याद ये रखना है आपको कि जब इसकी स्थापना हुई, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसके फाउंडर कंट्री जो थी वो कौन कौन सी थी। तो जब हम फाउंडर की बात करते हैं ना तो यहाँ पर 5 मेंबर जो हैं या 5 नाम जो हैं उनमें से 4 नाम आपको पता होने चाहिए, वही इसके फाउंडर है। अब देखिए ब्रिक्स जो है वो आखिर है क्या, तो ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसके फाउंडर हैं वो है ब्रिक, है ना। अब ये ब्रिक क्या क्या है, तो फाउंडर में आते हैं ब्राजील, राइट। दूसरा आता है रसिया, तीसरा आई से आता है इंडिया, और सी से आता है चाइना। तो याद रखिएगा इसके फाउंडर मेंबर जो हैं वो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना है। तो हमको ये समझ में आ गया कि ब्रिक्स का BRIC इनका मतलब क्या होता है। और बाद में एक कंट्री इसकी सदस्य और बन गई तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने एस नाम उसमें जोड़ दिया। और एस से क्या होता है, यहाँ पर जो अभी मेजबानी कर रहा है वो है साउथ अफ्रीका।
बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर आपसे ये पूछे कि सर फाउंडर मेंबर जो है वो कौन था, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि फाउंडर मेंबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 ही कंट्री थी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इसमें। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है कि सर ये जो समिट हुई है, यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स के बीच में ब्रिक्स के, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उनके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, उनके ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखते हैं, उनके एम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहला, स्टार्टअप, ठीक। दूसरा आप याद रखिए इन्वेंशन, और तीसरा आप याद रखिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों को बढ़ावा देना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो ये मीटिंग हो रही है, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, इसका एम आखिर है क्या? तो याद रखिए कि ये ट्रेड के बढ़ावा के लिए भी काम करते हैं, अलग अलग देशों के बीच में शांति, सुरक्षा और सारी चीजें बने उसके लिए भी काम करते हैं। और यहाँ पर मेनली ध्यान दे रहे हैं स्टार्टअप, इन्वेंशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप ब्रिक्स की बात करते हैं, तो याद रखिए कि ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? वो है शांति बनाए रखना मेंबर कंट्रीज के बीच में, सुरक्षा और सहयोग। ये 3 पॉइंट जो है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का क्या है? शांति, सुरक्षा, सहयोग विद इन द कंट्री, है ना। तो ये इन चीजों को आप इसमें याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो साउथ अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द 9th of August 2023 टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री? देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, काफी ज्यादा न्यूज में है, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी सरकार इसका कर रही है, तो आपके कानों तक ये शब्द जरूर पहुंचे होंगे, इस अभियान का नाम जरूर पहुंचा होगा। इस अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है? तो जैसे भारत सरकार ने अभी ये किया है कि जो हमारे देश के वीर योद्धा हैं, जो शहीद हैं, जो वीरांगना है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है वो उनके द्वारा किए गए कामों के महत्व को भूलते जा रहे हैं। तो सरकार ने ये बोला कि हम उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को याद रखने के लिए, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं, जिस योजना का नाम होगा मेरी माटी मेरा देश। पंचायत स्तर से ये शुरुआत की जाएगी, धीरे धीरे जनपद स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर तक ये चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। डिफरेंट जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से अगर आप बात करेंगे, तो 7500 कलश, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 7500 कलश में से, कलश में क्या किया जाएगा? मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों की और पौधे जो हैं वो लेकर कहाँ लाए जाएंगे? वो लाए जाएंगे दिल्ली में। और दिल्ली में क्या तैयार किया जाएगा? उसकी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया है, उसका नाम होगा अमृत वाटिका। बात समझ में आ रही है? क्या तैयार किया जाएगा? तैयार किया जाएगा अमृत वाटिका। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो ऐसा ना हो कि हमारे देश के जो वीर सपूत हैं, वीर जवान हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिए गए बलिदानों को वो भूल जाएं। तो उनके बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और गर्व महसूस कराने के लिए अगर हम बात करें, तो सरकार जो है वो क्या कर रही है? मेरी माटी मेरा देश योजना जो है उसकी शुरुआत की है। ये जो पूरा अभियान है ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा, अगर ओवरऑल में बात करता हूं, तो 9th of August से तो स्टार्ट हुआ है और 30th of August तक ये पूरा अभियान जो है वो चलेगा। फिलहाल आप ये याद रखिए, अगर आपसे ये पूछे कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत जो है, स्टार्ट जो है वो किया गया है 9th of August 2023 को। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए इस अभियान का नाम क्या है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री विल रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ओएस इन ऑल कंप्यूटर्स विथ लोकली बिल्ट। कौन सा कंप्यूटर है? देखिए
अभी तक हमारे यहाँ पे जो सिस्टम काम कर रहे थे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ओएस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे थे। अभी जो ज़्यादातर जगहों पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे थे वो थे माइक्रोसॉफ्ट। अब हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ओएस मतलब हमारे जो भी सिस्टम वगैरह हैं उसमें से माइक्रोसॉफ्ट ओएस जो भी थे उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और किससे रिप्लेस करेंगे, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं कि पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, हमने पहले भी ओएस बनाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि इसको डीआरडीओ, इसको अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ यूनिट जो डिफेंस के लिए काम करती हैं उन यूनिट की सहमति और उन यूनिट के सहयोग के माध्यम से ओएस जो है वो तैयार किया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, जिसके कारण से डिफेंस मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि आगे आने वाली जो 15 तारीख होगी, मतलब कि जो 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा, उस दिन हम अपने सभी सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट ओएस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। किससे, माया ओएस से। बात समझ में आ रही, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि सर ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो इसको डेवलप करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, तो याद रखिए इसका डेवलपमेंट जो है वो कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री। इसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री। और क्या अकेले कर रही है, तो नहीं, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, तो याद रखिए मैंने आपको क्या बोला कि डीआरडीओ, सीडेक, एनआईसी, ये तीन नाम जो है वो आप याद रखिए किसके साथ में, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में। और वो क्या कर रहे हैं, एक ओएस डेवलप किया है जिसको हम माया ओएस के नाम से जानते हैं। कब रिप्लेस होगा, 15 अगस्त को। किसको रिप्लेस करेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं कि माया ओएस जो है वो किस पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन उबंटू। उबंटू का नाम आपने सुना होगा। और उबंटू जो है वो ओएस तो है, लेकिन ये कैसा ओएस है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसका सोर्स कोड जो है वो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है, उसमें परिवर्तन करके उसको अपलोड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, भारत हो गया, अलग अलग जितने भी ओएस हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एसी प्लस में आईसीटी के वीडियो जो है वो पड़े हुए हैं, वहां पर आपको ओएस वाला टॉपिक में ये चीजें मिल जाएंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं सीबीआई के नाम से, ठीक है। तो सीबीआई एकेडमी बिकम्स द, किसका मेंबर बना है अभी अगर हम देखें तो कौन सा मेंबर बन गया है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का, तो अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा मेंबर बन गया है, वो बन गया है 10th पोजीशन, मतलब 10th नंबर का मेंबर जो है वो बन गया है। तो सीबीआई जो है वो हाल ही में उसने इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। अब बात आती है कि सर ये करता क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, आखिर इसका काम क्या होता है। इसका अगर मैं सीधे तौर पर मोटे मोटे तौर पर अगर मैं एक लाइन में इसके काम बताना चाहूँ तो लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, अगर मैं बात करूं तो याद आपको ये रखना है कि लॉ इन्फोर्समेंट क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनके बीच में सहयोग जो है उसको प्रोत्साहित करना है, उसको इनकरेज करना है। बात समझ में आ रही, ये इसका मेन काम है। तो किसका ये काम है, तो ये काम है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसका ये काम है। और सीबीआई जो है वो हाल ही में इसकी 10वीं सदस्य बन गई है। सीबीआई की अगर इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल
1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 1 अप्रैल 1963। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में, राइट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1963। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। विच एडिशन ऑफ द मीटिंग ऑफ इंडिया वियतनाम ज्वाइंट ट्रेड सब कमीशन। ठीक है, दो कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और वियतनाम के बीच हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा संस्करण हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5th नंबर का संस्करण था। ठीक है, कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 7-8 अगस्त 2023। ठीक है, कहाँ चलेगा, तो याद रखिए कि वाणिज्य भवन जो न्यू दिल्ली में है वहां पर ये मीटिंग होगी। ठीक है, वाणिज्य भवन कहाँ, न्यू दिल्ली में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस मीटिंग से फायदा क्या होने वाला है, इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या किसी चीज़ में बदलाव होगा, क्या ट्रेड में कुछ सुधार हो सकता है, क्या इनमें अगर हम बात करें तो व्यापार जो है उनमें सुधार हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे अगर मैं इस मीटिंग की बात करूँ तो ये जो मीटिंग है, तो मीटिंग के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि ये 4 साल के बाद होती है, अगर आपसे ये पूछे तो। ठीक है, और वियतनाम और इंडिया के बारे में अगर एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, तो याद रखिएगा कि वियतनाम जो है वो भारत का व्यापारिक सहभागी जो है, मतलब पार्टनर जो है, वो कौन से नंबर का है, मतलब अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो वो 23वें नंबर का है। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो वियतनाम के साथ जो है वो भारत 23वां बड़ा व्यापार करता है, और वियतनाम जो है वो भारत के साथ में, मतलब इवन भारत के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या फायदे हो सकते हैं, तो जब भारत और वियतनाम के बीच में इस तरीके की मीटिंग होगी तो वहां पर पूरी कोशिश की जाएगी दोनों कंट्री के द्वारा कि लिबरल तरीके से, लिबरल रूल जो है वो अपनाए जाएं, अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए, है ना, और कुछ इस प्रकार से प्रावधान लाए जाएं कि ताकि दोनों देशों के व्यापार को उसका फायदा मिले। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको जो रिजल्ट दिखे, आपको जो क्वार्टरली बेसिस पे डेटा नजर आएंगे, उसमें आपको ये नजर आएगा कि भारत और वियतनाम की ये जो रैंकिंग है इसमें लगातार इंक्रीमेंट दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके बीच का जो व्यापार है, जो ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड में बढ़ोतरी नजर आएगी। तो जब भी दो देशों के बीच में बायलैटरल मीटिंग वगैरह होती है तो उसका कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड हो रहा है तो फिर अलग चीज है, ट्रेड से रिलेटेड अगर मीटिंग हो रही है तो वहां पर फायदा जरूर मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 5th एडिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फिल्म मेकर सिद्दीकी रिसेंटली पास्ड अवे, ही मेनली वर्कड इन, किस सिनेमा में वर्क करते थे फिल्म मेकर सिद्दीकी, तो याद रखिएगा वो किस सिनेमा में वर्क करते थे, मलयालम। मुख्यतः जो है वो मलयालम भाषा, मलयालम पिक्चरों के निर्माता थे, लेकिन उन्होंने तेलुगु में भी काम किया है, उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए पर्सनालिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फिल्म से संबंधित हैं, फिल्म मेकर हैं, और किस भाषा पर काम करते हैं तो मलयालम। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो, और कभी मान लीजिए चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं कि दुनिया में उनकी यात्रा, उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म कि जिसका नाम था रामजी राव स्पीकिंग। ठीक है, तो एक ये याद रख सकते हैं, और दूसरा जो है वो मैंने आपको बता दिया है, तमिल, तेलुगु, हिंदी जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें और डिटेल आपके लिए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैड कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सर्वे। देखिए ये कर रही है, इस पर हालांकि याचिका भी दायर की गई थी, कास्ट बेस्ड सर्वे, और ये कौन कर रहा है, देख तो लिए ही होंगे फोटो में आप लोग। ठीक है, तो ये कर रही है बिहार गवर्नमेंट। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आपको क्या चीजें दिखती हैं, तो आप ये देखिए कि भाई बिहार राज्य जो है वो कर क्या रहा है, वो कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहा है।
कुछ लोगों ने, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इस पर याचिका भी दर्ज की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नकार देता है ना। इसके विरोध में याचिका दर्ज हुई थी, लेकिन उसको नकारने के बाद में ये अभी भी जारी है, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि ये चीज़ें हो रही हैं, कौन कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस प्रकार की चीज़ें होंगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। ऐसा करने से बिहार गवर्नमेंट जो है उसको ये पता चलेगा कि भाई जो हमारा पूरा स्टेट है ना, अगर हम बात करें, ये जो पूरा राज्य दिखाई दे रहा है, इस राज्य में किस वर्ग के कितने लोग जो हैं वो किस वर्ग के कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, या किस वर्ग के कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखिए, एक तरीके से ये एक सेंसस का पॉइंट हो सकता है, तो आप सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका जो है वो क्या दिखाई देता है, हम गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उसका दूसरा तरीका हमको ये दिखाई देता है पॉलिटिकल, हमको ये राजनीतिक दिखाई देता है। तो सरकारों को आखिर जरूरत क्या है, अगर हम बात करें, देखिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जातिगत भेदभाव के पीछे जो रीजन है ना वो जातिगत ही है। अगर आप उसमें सुधार नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी से, यहाँ से जातिगत भेदभाव को खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको अगर उन चीजों को खत्म करना है तो आपको उसकी जो नींव है, उसका जो बेस है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि आप ये जाति से संबंधित चीजों पर राजनीति करना खत्म करें। जब तक आप ये चीजें करते रहेंगे ना, तब तक इस प्रकार का भेदभाव जो है वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर आरक्षण जो है या जातिगत आधार पर चीजों में जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की स्थिति है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो जाति के आधार पर राजनीति जो की जाती है वो माना जाता है। उसमें अगर सुधार हो जाए तो बहुत हद तक अगर हम देखेंगे तो चीजें जो हैं समाज में सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। और दूसरा, आप जातिगत आरक्षण को खत्म करके देश में जिसको भी आरक्षण की जरूरत है, जाति के बेसिस पे नहीं है, अब जरूरत है आर्थिक आधार। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जातिगत आरक्षण को खत्म करके आर्थिक बेस पर, इकोनॉमिक बेस पर आप क्या कर सकते हो, आरक्षण दे सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं समाज में जातिगत भेदभाव जो है उसको खत्म करेगा। सरकार कदम उठाने का प्रयास करेगी, भविष्य में आप देखेंगे अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के लिए कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग समितियों के द्वारा इस प्रकार के सुझाव भी दिए गए, रिव्यू किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, समय लगेगा लेकिन चीजें बदलेंगी जरूर, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिए कि जातिगत आरक्षण जातिगत आधारित जो सर्वेक्षण है वो कौन कर रहा है, वो कर रही है बिहार गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की, तो यहाँ बोल रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको आप जेम के नाम से जानते हैं, जेम काफी फेमस है, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं और वहां से हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जेम जो है वो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जेम रजिस्टर्ड इट्स हाइएस्ट एवर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ, सकल व्यापारिक मूल्य, उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य जो है वो कितना दर्ज किया है, कब? वर्ष 2022-23 में, ठीक है। तो याद रखिएगा वो किया है 2.01 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। वो किया है 2.01 लाख करोड़ रुपए, ये उसका उच्चतम मूल्य था। ये तो डेटा हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो जेम है, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, आखिर इसमें क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, जेम जो है वो एक प्रकार की गवर्नमेंट और जो सप्लायर हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, उनके बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका है ना। और इस तरीके में गवर्नमेंट के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए सप्लायर एंड से जो सप्लाई की जाती है, उन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने, और उसको वो बोलती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल या जेम पोर्टल। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टेंडर निकालती है वो किसके माध्यम से निकालती है? इसी जेम पोर्टल के माध्यम से निकालती है। अब भारत सरकार को या राज्य सरकार को या लोकल गवर्नेंस को, किसी को भी अगर हम बात करें, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, ये बता दिया गया कि हमको ये काम करना है। उसने ये टेंडर निकाला, अलग अलग लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग सप्लायर जो हैं वो क्या करेंगे, फाइल करेंगे, टेंडर को फाइल करेंगे। अब उसमें से किसी एक संस्थान को क्या कर दिया जाएगा, वो टेंडर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा और वो उस चीज की सप्लाई सरकार के संस्थानों को करेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो किसके माध्यम से हो रही है, सारी डील किसके माध्यम से हो रही है? ये हो रही है जेम के माध्यम से। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन था कि भाई सबसे ज्यादा अभी उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य जो है वो कितना दर्ज हुआ? वो हुआ 2.01 लाख करोड़ रुपए। कब? फाइनेंशियल ईयर
2022-23 के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना है आपको। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, ऑन फुल फेस वैल्यू ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के लिए अगर हम बात करें वस्तु एवं सेवा कर की या माल और सेवा कर की, उसके लिए कितने % मूल्य जो है वो अंकित किया गया है, 5, 12, 18 और 28। तो आप इसको देखिए, ढूंढिए और फिर इसको कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।